हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। फैराडे के 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। इन दोनों लॉज में डिफरेंट टाइप के फार्मूले हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई थी। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के फार्मूले बताऊंगा और इन डिफरेंट टाइप के फार्मूले के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। साथ ही साथ इनके यूनिट क्या होंगे, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। ये सारी बातें और भी कई सारे फॉर्मूले मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलिए फर्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं और ये फर्स्ट फार्मूला है रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि चाहे मेटेलिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हम सभी लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = V/I होता है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पर साइमन कह सकते हैं। ये पर साइमन कहलाएगा। इसी को शॉर्ट में S टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं तो पर साइमन ऐसे भी कह सकते हैं। ये इसका यूनिट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका SI यूनिट भी बताइए रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का अगर SI यूनिट हम लोग देखें तो इसी को कह सकते हैं R = V/I। मैंने कहा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो V = क्या होता है, W यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय Q होगा इनटू I होगा। अब अगर W को हम लोग करते हैं तो वर्क डन = क्या होता है, F × D। हम लोग सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं। और Q को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I × T × I हो गया। अगर फोर्स को हम लोग करते हैं तो ये हो गया मास × एक्सेलरेशन × डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे I² × T हो गया। और फिर इसी फार्मूले को अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो मैं इसी फार्मूले को ऐसे भी कह सकता हूँ कि R = ये M × A × D है। यहाँ पे I² करंट का स्क्वायर × T टाइम है। तो यहाँ पे ये M तो मास हो गया, A क्या होता है, इट इज एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यानी कि हम लोग इसी को V/ क्या कह सकते हैं, T कह सकते हैं। ये D हो गया, ये I² × यहाँ पे T × यहाँ पे T हो गया। अब अगर इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं ये मास हो गया। वेलोसिटी = क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो ये D × D हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए ये I² × T हो गया। अगर इसी को हम लोग करेंगे तो ये क्या हो गया, मास × डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं D² हो गया। ये I² × T का क्यूब हो गया। अब अगर इसी से हम लोग यूनिट बनाएं SI सिस्टम में तो इसी का जो है क्या हो जाएगा, R = मास है तो मास को क्या होगा, किलोग्राम कह सकते हैं, इनटू यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में लिख सकते हैं तो ये मीटर² हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, I का मतलब होता है एम्पियर² हो गया। ये देखिए एम्पियर का स्क्वायर हो गया। और ये T क्या है, टाइम है। तो टाइम को क्या कर सकते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं अगर, तो सेकंड की पावर क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये SI सिस्टम में रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये किस में हो गया, SI सिस्टम में, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में हो गया। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये देखिए यूनिट, साथ ही साथ आपको ये यूनिट ओम या पर साइमन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको दूसरा फार्मूला बताने जा रहा हूं और ये दूसरा फार्मूला क्या है, कंडक्टेंस है। आइए कंडक्टेंस की बात करते हैं।
कंडक्टेंस क्या होता है। अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को कैपिटल जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो चाहे मेटेलिक कंडक्टर हो, तो उसके थ्रू जितने इजी तरीके से, जितने आसानी से करंट का फ्लो हो सकता है वही उसका कंडक्टेंस कहलाता है। यानी कि जितनी तेजी के साथ, जितने इजी वे में करंट का फ्लो होगा, कंडक्टेंस उसका उतना ही अधिक अच्छा माना जाएगा। तो दूसरा फार्मूला हो गया। और ये दूसरा फार्मूला क्या है, इसको मैं कह रहा हूँ कंडक्टेंस बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये कंडक्टेंस कहलाएगा और कंडक्टेंस को कैपिटल जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस ये कैपिटल जी हो गया। अगर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो इसको अगर डिफाइन करना कहें तो क्या कर सकते हैं, इट इज द फ्लो या इट इज द मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ current through a conductor। और ये कंडक्टर जो था मेटेलिक कंडक्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मेटेलिक या इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के थ्रू कितनी आसानी के साथ करंट का फ्लो हो सकता है उसी को कंडक्टेंस कहते हैं। और कंडक्टेंस को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना अधिक है उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। यानी कि इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करता हूं, ये कंडक्टेंस का मतलब कैपिटल जी हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो यानी कि 1/, हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर होता है। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, G = 1/R। आगे भी इसका काम आएगा। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग पर ओम कह सकते हैं। ये देखिए, ये यूनिट क्या हो गया, पर ओम हो गया। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, साइमन कह सकते हैं। ये एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये थर्ड फार्मूला हो गया कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इसके पहले जो था एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस फार्मूले को कहेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थर्ड फार्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। इसको रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रो = RA/L। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये देखिए, यानी कि कहने का मतलब जो तक क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या है, ये ए कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का है। और ये एल क्या है बेटा, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं। किसी कंडक्टर का लेंथ है। अगर मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो अगर इस तरीके से हो गया कि इफ A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड अगर L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे, रो इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस R के इक्वल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका जो है लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, मैंने बताया, फिर से एक बार आप सुनिए। मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। अगर सीजीएस सिस्टम में लेते हैं, एसआई सिस्टम में लेते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है, तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वही उसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ कि इसका यूनिट क्या हो गया, तो ये देखिए ये ओम है, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो ओम इंटू सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखिए ये ओम इंटू सेंटीमीटर हो गया, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ओम को जो तक कह सकते हैं पर साइमेन इंटू सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये किस में हो गया, ये सीजीएस सिस्टम में हो गया। अगर एसआई सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो एसआई सिस्टम में जो था ये देखिए ओम इंटू मीटर कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं पर साइमेन इंटू मीटर कह सकते हैं। तो ये देखिए बेटा ये यूनिट किस में हो गया, एसआई सिस्टम में हो गया। तो यूनिट भी आपको ध्यान रखना है। फिर आइए हम लोग फोर्थ फार्मूले को पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ फार्मूला कौन सा है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फोर्थ फार्मूला है, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। आइए फोर्थ फार्मूला है, ये कहलाएगा कंडक्टिविटी, इसको आप कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से, स्मॉल के एक वर्ड कप्पा से बना हुआ है, कप्पा मतलब कटप्पा, इस तरीके से बना हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग कंडक्टिविटी को देखें तो ये कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इन्वर्सली इक्वल होता है, यानी कि K इक्वल टू 1 बाई रो हो गया, और रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है। ये फॉर्मूला हो गया। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कप्पा K इक्वल टू 1 बाई RA/L, तो ये L ऊपर चला गया, R इंटू A नीचे रह गया। ये देखिए बेटा जी ये हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि कोई कंडक्टर ऐसा है जिसका लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि K इक्वल टू 1 बाई R हो गया। 1 बाई R किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस के इक्वल होता है। तो अगर कोई कंडक्टर ऐसा है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो उसका कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कहलाता है। तो अगर इस तरीके से है, इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में देन क्या आप देखोगे, K इक्वल टू 1 बाई R हो गया। 1 बाई R का मतलब जो था ये कंडक्टेंस के इक्वल हो गया। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है जिसका यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और साथ ही साथ जो तक क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो उस कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस ही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। याद रखिएगा, या कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आइए हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेंटीमीटर में लेता हूँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगा, पर ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पर ओम हो गया और पर सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए ये हो गया। या इसी को मैं कह सकता हूँ, पर ओम को जो था साइमेन कह सकता हूँ, इसी को मैं कह सकता हूँ, ये देखिए इसी को कह सकता हूँ साइमेन इनटू पर सेंटीमीटर कह सकता हूँ। ये यूनिट किस में हो गया, ये सीजीएस सिस्टम में हो गया, आपको दिखाई दे रहा है।
या इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से एसआई सिस्टम में कहूँ तो इसको हम लोग कह सकते हैं पर ओम इनटू पर मीटर कह सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पर ओम को साइमन कहते हैं। ये देखिए ये साइमन हो गया इनटू पर मीटर हो गया, और ये यूनिट किस में हो गया, एसआई सिस्टम में हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको पांचवा फार्मूला बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को मोलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। आइए पांचवा फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये पांचवा फार्मूला कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और इसका सिंबल लेम्डा, ये एम हो गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। अगर 1 मोलर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, 1 मोलर है, तो जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उससे जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, उन आयंस में जितनी कंडक्टिविटी होगी, जितना करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा, जितना उसका कंडक्टेंस होगा, वही कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा, उसी को हम लोग कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं, या मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं। या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे उससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं, उन आयंस में जितना करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, जितना करंट जो वो कैरी कर सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये देखिए ये हो गया लेम्डा, इसको लेम्डा बोलते हैं। और ये टर्म किसके लिए यूज होता है, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है वो अनडिसोसिएटेड कंडीशन में, जैसे KCl, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये अनडिसोसिएटेड है। ये है इलेक्ट्रोलाइट लेकिन अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, कैटायंस एनायंस एक दूसरे के पास है, तब ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे K, ये K हो गया, K का मतलब कंडक्टिविटी हो गया, कप्पा हो गया। और ये C, ये देखिए C हो गया, ये CM हम लोग कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि K, और ये यहाँ पे CM की जगह जो था मोलरिटी लिख देता हूँ। C का मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, या M का मतलब भी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तब आप यूज करोगे जब चीज़ें जो था SI सिस्टम में दिया हुआ हो, तब ऐसी कंडीशन में। लेकिन जैसे SI सिस्टम का मतलब जो है क्या हुआ कि यहाँ पे जो K है, कप्पा है, इसकी जो है वैल्यू किसके टर्म में दी गई है, पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर के टर्म में दिया हो, तब आप ये यूज करोगे। लेकिन अगर यही चीज जो है CGS सिस्टम में है, तो CGS सिस्टम में है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, K इंटू 1000 करना पड़ेगा। और ये देखिए ये मोलर कंसंट्रेशन हो गया CM, या इसी को K इंटू 1000 कह दिया, और ये मोलरिटी हो गया या मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब ये चीज़ CGS सिस्टम में दिया हो, तब हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट आप देखेंगे तो पर ओम, ठीक है ना, फिर क्या देखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा। तो ये देखिए ये पर ओम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया, ऐसे। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कह सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो तक कब होगा, ये फॉर्मूला CGS सिस्टम में दिया है तब होगा। लेकिन इसी फॉर्मूले को मैं जो था यहाँ पर अगर एक दूसरा यूनिट लिखूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ। ये देखिए ये हो जाएगा पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसे हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये साइमन हो गया इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर मोल, ऐसे भी कह सकते हैं। ये किस में होगा, SI सिस्टम में होगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है।
एमसीक्यू क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जेई में, नीट में, सीईटी एग्जाम में कई बार यूनिट पूछा जा चुका है, सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन भी बताया, फॉर्मूला भी बताया। अब हम लोग शुरू करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। अगला छठवां फॉर्मूला देखिए, ये छठवां फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, या इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह सकते हैं। और ये देखिए इसका सिंबल EQ लिखेंगे, लैम्डा EQ लिखेंगे। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो उससे जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस में कितनी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसका कंडक्टेंस क्या है, इसी को कहा जाता है, क्या कहेंगे, इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये EQ इक्वल टू क्या होगा, ये K है, बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला है। CM की जगह जो होता है CEQ होगा। इसको इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन कहते हैं, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि K और CEQ की जगह जो होता है ये नॉर्मेलिटी है। ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब चीजें जो है किसके टर्म में दी गई हैं, चीजें जो है SI सिस्टम के टर्म में दी गई हैं तब। यानी कि जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या है, साइमन पर मीटर है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि K इंटू 1000 हो गया डिवाइडेड बाई CEQ हो गया, या इसी को हम लोग कह सकते हैं K इंटू 1000 हो गया डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी कह सकते हैं। तो हम लोग जो चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखिए ये कब लिखते हैं, जब जो भी जो चीज़ दी गई है वो किसके टर्म में दिया गया है, सीजीएस सिस्टम के टर्म में दिया गया है, तब हम लोग लिखेंगे। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, मैंने डेफिनेशन बताया, फार्मूला बताया। अगर इसकी यूनिट हम लोग देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो यूनिट आप देखिए ये हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये देखिए पर इक्विवेलेंट हो गया, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि साइमन हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो गया। ये तो सीजीएस सिस्टम में फॉर्मूला हो गया, सीजीएस सिस्टम में। अगर इसी को हम लोग देखें तो एसआई सिस्टम में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए पर ओम हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, इनटू पर इक्विवेलेंट हो गया। या इसी को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसी को साइमन इनटू मीटर स्क्वायर इनटू पर इक्विवेलेंट। ये किसके टर्म में होगा, ये एसआई सिस्टम के टर्म में होगा, एसआई सिस्टम के टर्म में होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये इस तरीके से मैंने आपको छठवां फॉर्मूला कंप्लीट किया। आगे देखिएगा, हम लोग देखें तो कंपेयर करना चाहते हैं, किसके बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, कंपेयर करके देखते हैं। सातवां फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको सेवेंथ फार्मूला बताने जा रहा हूं। यह फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, डेल्टा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी हो गया, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लैम्डा M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया जो तक K डिवाइडेड बाई मोलैरिटी हो गया। और ये देखिए लैम्डा EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मेलिटी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे K होगा।
अब अगर मान लीजिए कि सेम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है तो सेम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की कंडक्टिविटी भी सेम होगा ना सेम। तो जब कंडक्टिविटी जो था सेम होगा दोनों सब्सटेंस का, तो ऐसी कंडीशन में K और K जो था कैंसिल हो गया। अब जब K और K कैंसिल हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो था ये आप देखोगे, इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। ये सीधे सीधे फॉर्मूला आ रहा है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये देखिए लैम्डा m इंटू मोलैरिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू नॉर्मेलिटी, ऐसे भी कह सकता हूँ। एक ही बात है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक फॉर्मूला आपके लिए और बना ये चीज़ें। इसी फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप जानते हो कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इंटू मोलैरिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि सेम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जो था सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस भी सेम है, उसका कंसंट्रेशन भी सेम है, तो अगर दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम हो गया तो ये मोलैरिटी और इमोलैरिटी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जब ये कैंसिल हो गया तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू n फैक्टर हो जाएगा। ये देखिए एक फॉर्मूला ये बना, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए कि कोई मोनो एसिडिक बेस है या मोनो बेसिक एसिड है जिसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा किसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, आपने पढ़ा हुआ है मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड के लिए। मोनो बेसिक एसिड वो होते हैं जो केवल एक H+ देते हैं, मोनो एसिडिक बेस वो होते हैं जो केवल एक OH- देते हैं, तो उनके लिए n फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे देखिए फॉर मोनो बेसिक एसिड या बेस n फैक्टर इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है। ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए, सारे जो थॉट्स पता होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ दूसरे फॉर्मूले के बारे में बताता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। आइए कुछ दूसरे फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेल कांस्टेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये सेल कांस्टेंट क्या होता है। टोटल मैंने आपको कितने 6 फार्मूले बता दिए हैं। टोटल मैंने आपको कितने फार्मूले बताए थे, 6 फार्मूले बताए थे। अगर हम लोग देखें तो ये सेल कांस्टेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। सेल कांस्टेंट 7th फार्मूला हो गया, ये 7th फार्मूला है, ये है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब इसका सिंबल होता है G* होता है। थोड़ा सेल कांस्टेंट को समझने से पहले एक बात समझना है। मैंने आज ही के लेक्चर में आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर का, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, अगर उसका कंडक्टेंस हमको फाइंड आउट करना है तो कंडक्टेंस डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको उसका रेजिस्टेंस पता करना होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक है तो कंडक्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो कंडक्टेंस अधिक होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर जैसे मेटेलिक कंडक्टर है तो मेटेलिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका पता चल जाता है। और रेजिस्टेंस कैसे पता चल जाता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज से पता चल जाता है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग तब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो देखिए जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए R1 है, ये देखिए ये क्या है, ये R2 है,
ये अननोन है, ये देखिए ये अननोन है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये R3 है, ये क्या है, ये R4 है रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये R4 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका कनेक्शन जो था बैटरी से जो था किया गया है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये R2 जो था क्या है बेटा, अननोन है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर R2 हमको फाइंड आउट करना है तो R2 इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये R3 कर देंगे। तो जो R2 अननोन है ये फाइंड आउट हो जाता है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो ये तो किसके लिए अप्लाई होता है, ये फॉर मेटेलिक कंडक्टर के लिए, ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए ये जो एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए तो हमको दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मेटेलिक कंडक्टर तो सॉलिड होता है, उसको मेटल वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा उसका सॉल्यूशन होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसको किसी जो सॉलिड मेटल वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली बात। ये देखिए बेटा, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस हम लोग क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसका कंडक्टेंस जानना चाहते हैं, कंडक्टिविटी जानना चाहते हैं। तो हमारे सामने दो समस्या आती है। पहली जो प्रॉब्लम आती है ये क्या आती है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिक्विड है, तो लिक्विड को मेटेलिक वायर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, चाहे मोल्टेन हो। तो ऐसी कंडीशंस में कैन नॉट बी कनेक्टेड थ्रू, किससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, मेटेलिक वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम ये आएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो ऐसी कंडीशन में जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्ट करंट डीसी करंट यूज करते हैं, अगर मैं डीसी करंट यहां पे यूज करूंगा तो जो केमिकल सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो दूसरी डीसी करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट कैन चेंज नेचर, नेचर का मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज कर देगा। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह एक दूसरा जो चीज यूज कर सकते हैं, और ये दूसरा चीज क्या है, देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। हम लोग यूज करेंगे कंडक्टिविटी सेल, यूज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह कंडक्टिविटी सेल। तो पहला जो सॉल्यूशन ये हुआ कि हम लोग यूज कर सकते हैं कंडक्टिविटी सेल, और ये कंडक्टिविटी सेल क्या कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ी देर बाद बताता हूं। और ये जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट की जगह हम लोग कौन सा करंट यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट यूज कर सकते हैं। तो दूसरा है हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एसी करंट, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया अल्टरनेटिव करंट, ये यूज हम लोग कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव करंट यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, एक बार फिर से समझिएगा कि किसी भी कंडक्टर का अगर हमको कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं,
उसके लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से यूज कर सकते हैं बेटा। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, इससे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया तो ऐसे कंडीशंस में जो था क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि जो कंडक्टेंस होता है इसका जो था रेजिस्टेंस के साथ ये रिलेशनशिप होता है। तो अगर हमको ये पता चल गया तो हम जो था ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या यूज होता है, डीसी करंट यूज होता है, डायरेक्ट करंट यूज होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट यूज करने पर जो मेटल है, मेटल का नेचर चेंज नहीं होता, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी जो मेटेलिक कंडक्टर का डिकम्पोजिशन कभी नहीं होता है। ये सारी बातें, एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहीं पे दूसरी बात बोलूं तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको दो प्रॉब्लम करनी पड़ती है, दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले कि अगर जो कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है या मॉल्टन फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको हम लोग मेटल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। किसी लिक्विड को मेटल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो मेटेलिक वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में डीसी करंट यूज हो रहा है, अगर डीसी करंट की जगह हम लोग एसी करंट यूज करेंगे, डीसी करंट यूज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है उसका केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो जिसका हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं वो रेजिस्टेंस वो सही वैल्यू नहीं मिलेगी, तो कंडक्टेंस कैसे निकाल पाएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। क्या सॉल्यूशन है कि हम लोग कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे, किसकी जगह पर, व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह पर। और दूसरा सॉल्यूशन है कि डीसी करंट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एसी करंट यूज करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम आपको कंडक्टिविटी सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में देखिएगा, समझिएगा। अगर हम लोग कंडक्टिविटी सेल की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी सेल रियलिटी में एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा ही होता है, कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, जैसे जो कंडक्टिविटी सेल है, अब मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूं, कंडक्टिविटी सेल का बारे में बताने जा रहा हूं। यह है कंडक्टिविटी सेल, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है कि ये एक एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, एक कंटेनर दिखाई दे रहा है। ये कंटेनर किसी भी इंसुलेटर का बना हो सकता है, किसी पॉलीमर का बना हो सकता है, फाइबर का बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है ना, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो ये किसी इंसुलेटर का बना होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड, और जनरली जो किसको प्रीफर करते हैं, प्लेटिनम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो नोबल इलेक्ट्रोड होता है और ये किसी के साथ एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है, इसका आइडियल बिहेवियर होता है, तो इसलिए जनरली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है। ये देखिए, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हमने लिया, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया। ये देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। इट इज़ द इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ प्लेटिनम, जो नोबल मेटल होता है उसका इलेक्ट्रोड है। और दोनों इलेक्ट्रोड का जो थिकनेस है, थिकनेस हम लोग कैसे देखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से। जैसे अगर इसका ए है तो इसका भी जो था कितना है, इसका भी जो था आप देखोगे ए है। दोनों की थिकनेस सेम होनी चाहिए, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एल मीटर, एल सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं। क्रॉस सेक्शन जो है ए हो गया, ए मीटर स्क्वायर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों का थिकनेस, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, याद रखिएगा बेटा जी। और दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है। अब यहाँ पर कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हो सकता है, NaCl, KCl, एल्युमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी हो सकता है। अब यही जो क्या है, कंडक्टिविटी सेल है। अब इस कंडक्टिविटी सेल के लिए जैसे जितने भी तरीके के अलग अलग तरीके के कंडक्टिविटी सेल होते हैं, तो सभी कंडक्टिविटी सेल में डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस किस चीज़ को लेकर होता है, जो इलेक्ट्रोड लिया गया है उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो अलग अलग होगा। जैसे इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो दूसरे में A1 हो गया, तीसरे वाले में A2 हो गया,
है ना, चौथे वाले में A4 हो गया, A3 हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ होता है इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, डिस्टेंस कम भी हो सकता है। तो जितने भी कंडक्टिविटी सेल होते हैं सबका जो होता है जो प्रिंसिपल होता है फॉर्मेशन का वो सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया और साथ ही साथ उनके डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस में बस यही डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट है ये हर एक कंडक्टिविटी सेल के लिए एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो सेल कांस्टेंट G स्टार है इसकी वैल्यू L/A ये होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड इस पर डिपेंड करता है। और यही जो सेल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ये देखिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा अधिक है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी अधिक होगी बेटा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अधिक है, इलेक्ट्रोड की थिकनेस अगर अधिक है तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अधिक है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, G स्टार की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर साथ ही साथ मैं एक बात और ध्यान देना चाहता हूं कि जो सेल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो ये देखिए ये जो G स्टार की वैल्यू है, ये G स्टार वैल्यू ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड। ये देखिए ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस L पे डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली डिपेंड करता है। और दूसरी बात होता है इन्वर्सली किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो ये देखिए बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग ले रहे हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। जितनी थिकनेस इसकी है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी है, उतनी इसकी भी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए G स्टार की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसी कंडीशंस में सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, एक स्पेसिफिक होगा। लेकिन अगर उसी जो है कंडक्टिविटी सेल में टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखना है, इसको किसी भी तरीके से नहीं भूलना है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था टेम्परेचर पर। तो ये G स्टार की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात अब जरा समझिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आइए देखिए G स्टार वैल्यू ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल independent from conductivity cell not depend on, किस पे डिपेंड नहीं करता या इंडिपेंडेंट फ्रॉम। पहली बात यहां पर कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लिया जाए, चाहे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का सॉल्यूशन लिया जाए उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, ये देखिए नेचर का मतलब कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। नेचर का मतलब कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इस पर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पे मैंने NaCl लिया है, उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। अब दूसरी बार मैं जो है NaCl ले लेता हूं, उसका कंसंट्रेशन मैं चेंज करके 0.5 कर देता हूं, 0.8 कर देता हूं, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर कर देता हूं।
तो उस पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो ये देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको दो बातें बताई, इस पे डिपेंड नहीं करता है नेचर। कोई भी जितना इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हो, किसी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू एक स्पेसिफिक होगा। इसी तरीके से जितना अगर उस इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी सेल में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ले, उसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो पर्टिकुलर है वो वही है। अब यहां पर ये मैंने आपको 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अब मैं आपको 8वां फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। इस बात को भी समझते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। 8वां फॉर्मूला देखिए। अब मैं आपको 8th फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, और इस फॉर्मूले में मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताऊंगा। तो ये देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा हो गया, के स्मॉल के हो गया कप्पा। फिर देखिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब हो गया कैपिटल जी हो गया, एंड सेल कांस्टेंट, और ये सेल कांस्टेंट का मतलब हो गया जी स्टार हो गया। इसके बीच में हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें रिलेशन, तो ये आपको मालूम है कि K इक्वल टू कप्पा इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और अगर इसी को हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा, जोता है 1 इंटू एल बाई आर इंटू ए होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो ये आया, यानी कि इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन आया कि K इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए आ गया। अगर हम लोग देखें तो ये एल बाई ए, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये क्या होता है। एल बाई ए ये होता है सेल कांस्टेंट। तो मैं यहीं पर लिख सकता हूं कि K इक्वल टू ये जी स्टार डिवाइडेड बाई आर, ऐसे कर सकता हूं। एक फॉर्मूला आप देखिएगा, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस के बीच में आया। अब ये देखिए, इसी को मैं और बताए अलग तरीके से कर रहा हूं कि K इक्वल टू कंडक्टिविटी इक्वल टू ये जी स्टार सेल कांस्टेंट हो गया, और 1 बाई आर, 1 बाई आर का मतलब कितना होता है, 1 बाई आर आप जानते हो कि ये कंडक्टेंस G के इक्वल होता है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए बेटा जी, ये मैंने पहले लिखा हुआ है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि K कंडक्टिविटी है, G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है, और G क्या है, कंडक्टेंस है। या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि G स्टार इक्वल टू K बाई G कह सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि G इक्वल टू K कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई G स्टार सेल कांस्टेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारे जो बातें ध्यान रखिएगा। यहीं पर जो G स्टार इक्वल टू एल बाई ए है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं और मॉडिफाई करता हूं। आप जानते हैं कि यहाँ पे A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये R क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, डायमीटर दे देता है। तो R की वैल्यू देते क्या, जितना भी डायमीटर दिया है किसी क्वेश्चन में, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं कि G स्टार इक्वल टू एल बाई पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकता हूं। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पाई क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है।
पाई इज ए मैथमेटिकल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 22/7 कर दीजिए या 3.14 सीधे सीधे लिख दीजिए। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सारे जो तो फॉर्मूले मैंने आज आपको बताए। अब अगर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे, जैसे मैं आपको कोहलाऊ चलाक के बारे में बताऊंगा, कोहलाऊ चलाक का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंडक्टिविटी कैसे अफेक्टेड होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखिए। आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप यस बोलिए। ठीक, ओके, थैंक यू।